हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। यार आप सब एब्सेंट रहते हो इतना। आज फिर आप लोग था है। पल्लवी आप कहाँ थे इतने दिन से? सडनली गायब हो जाते हो हैं। रेगुलर आप सब क्लास किया करो। आज आप आए तो फिर अगले दिन आप एब्सेंट हो जाते हो, फिर दूसरा आती है, फिर कोई और एब्सेंट हो जाता है, फिर कोई तीसरा चला आता है ना। सब एकदम रेगुलर रहा करो यार, आप सब ऑनलाइन लाइव क्लास किया कीजिए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आज मुझे लगता है पल्लवी बहुत दिन बाद लाइव कनेक्ट की है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो कहाँ चले गए थे आप बीच बीच में? घूमने चले जाते हो? बताइए। डेली कनेक्ट किया कीजिए, है ना। लाइव में आप थोड़ा ही पढ़ेंगे, अगर थोड़ा देर कनेक्ट करके पढ़ लेंगे, ज़्यादा समय तो लगता है नहीं। पर डे 3-4 घंटा तो आपको देना ही है। तो आप लाइव में पढ़ेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है ना। आज आप कनेक्ट हुए हैं, फिर आप एब्सेंट हो जाएंगे। जब आप एब्सेंट होते हैं तो फिर कोई दूसरा कनेक्टेड होता है। तो ऐसा मत कीजिए। चलिए, आप लोग को समझ में आ गई थी? थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। सदिश और अदिश की कहानी आपको समझ में आ गई। जिसमें दिशा होती है वो सदिश, जिसमें दिशा नहीं होती है वो अदिश। यस और नो? तो इस बात को ध्यान रखेंगे क्या? आसान सा कंसेप्ट है। दिशा बहुत जरूरी है, तभी वो सदिश होगा। और मैंने बताया था ना, जो सदिश के नियम का पालन भी करना चाहिए, है ना। सदिश के संयोजन के नियम का पालन भी होना चाहिए दिशा के साथ साथ। और अदिश में दिशा की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यही आपने पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल हमने देखा था सदिश का और अदिश का। फिर मैंने आपको सदिश के निरूपण के बारे में बताया था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है ना। किसी किताबों में भी ज़्यादा क्लियर नहीं लिखा होता है। तो इसके लिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। किसी भी सदिश को निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, याद है? ए से लेके जेड तक का कोई भी वर्णमाला लेंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे बाबू? तीर। जो वर्णमाला है, जो आपने वर्णमाला लिया है, ए से जेड के बीच का कोई भी, वो बताता है मान को। और तीर का मतलब होता है कि इसमें दिशा भी है। ए से जेड का जो वर्णमाला है वो उसका मान हो गया, और जो तीर है वो उसका दिशा हो गया। मान और दिशा दोनों एक साथ है। इसका मतलब जिसमें मान भी हो प्लस दिशा भी हो, मान का मतलब यहां परिमाण है ना, दोनों होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सदिश। यस और नो? और वो सदिश के नियम का पालन भी होना चाहिए। बट जो आप ए से जेड तक का वर्णमाला लेते हैं ना, ए से जेड तक का जो अंग्रेजी अक्षर आप लेंगे, वो आपको बताएगा उसका मान। और जो ऊपर तीर है, इसका मतलब यह है कि इसमें दिशा भी है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका सदिश है। उसी प्रकार से अगर सिर्फ आपको मान को दर्शाना हो तो मान के लिए भी मैंने बता दिया था। मान के लिए क्या करना है? ए से जेड तक का सिर्फ वर्णमाला ले लेना है। याद है? सिर्फ वर्णमाला अक्षर ले लेंगे, यानी सिर्फ ए से जेड तक का जो वर्णमाला है उसका कोई भी एक लेटर ले लेंगे। या फिर दो तरीका था, जो भी आपने सदिश लिखा है उसका लगा देंगे मॉड। दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर भी हम लोग बोल्ड लेटर भी ले सकते थे, है ना। बोल्ड लेटर समझते हैं आप लोग? तो बोल्ड लेटर भी लिया जा सकता था, लेकिन बोल्ड लेटर को बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग इसमें इसी को इस्तेमाल करेंगे। किसको? कोई भी ए से लेके जेड तक का अंग्रेजी वर्णमाला लेके उसके ऊपर सदिश का चिन्ह यानी उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे। ओके पल्लवी? तो ये होता है सदिश को निरूपित करने का एक तरीका। और जब उसका मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ए से लेके जेड तक का कोई भी वर्णमाला लेंगे, या फिर उस सदिश को लिख के उसका मॉड ले लेंगे। इसको मॉड कहते हैं, बताया था ना आपको पिछले क्लास में। ऐसे ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं मॉड। याद रखिएगा, ये ऐसे जो आपने बॉक्स जैसा बना दिया इसको बोलते हैं मॉड। तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो किसी भी सदिश में मॉड लगा देंगे, इसका मतलब हम उसका परिमाण की बात कर रहे हैं। और क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर तीर लगा देंगे, इसका मतलब आप
सदिश की बात कर रहे हैं, इतना ही फर्क है दोनों में। डन। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, यही मैंने लिख दिया था दोनों को, पिछले क्लास में इसको हमने डिस्कस भी कर लिया था, तो थोड़ा सा रिकैप करवा दिया हूं। अब आगे बढ़ जाइए। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ छोटी मोटी चीजें पढ़नी है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा चीज नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक सदिश में क्या क्या होती है, मान और दिशा, परिमाण और दिशा, राइट। तो किसी भी सदिश को ना ग्राफिकली, किसी भी सदिश को क्या ग्राफिकली यानी ग्राफीय विधि द्वारा कैसे सूचित करते हैं। तो किसी भी सदिश को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफीय विधि द्वारा दर्शाना है, तो आप उसको कैसे दर्शाएंगे पता है आपको? आप उसको दर्शाएंगे एक रेखाखंड से। किससे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक रेखाखंड बनाएंगे, रेखाखंड मतलब एक रेखा बनाना है और उसमें तीर बनाना है, कई जगह पे तीर युक्त रेखा भी कहा जाता है। किसी भी सदिश को दर्शाने के लिए बाबू आपको बनाना पड़ेगा एक ऐसी रेखा और उस पे लगाना है ऐसे तीर, इसको हम लोग रेखाखंड बोलते हैं या तीर युक्त रेखा भी कहते हैं। तो आप जो ये तीर बनाएंगे, आप मुझे बताओ, ये जो मैं बना रहा हूं ये आपके लिए कुछ नया नहीं है। राज, बहुत दिन बाद आज आप प्रेजेंट हुए हैं, कहां थे इतने दिन से? चैप्टर्स खत्म भी हो गए, नई चैप्टर शुरू भी हो गई, और बहुत लंबे समय के बाद एक्टिव हुए हो। सब घूमता रहता है सिर्फ। आप सब डेली कनेक्ट किया कीजिए, डेली क्लास लाइव किया कीजिए। जो भी आज तक आपको पता है जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनमें बच्चों को सक्सेस नहीं मिलता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? कोई भी बच्चा रेगुलर क्लास नहीं करता है, इर्रेगुलर रहता है। और आप अगर रेगुलर क्लास नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज का क्लास आपका छूट गया, अब आज वाला कल कवर करेंगे, कल वाला परसों कवर करेंगे, फिर बीच में एक दिन कभी छूट गया। तो कोशिश किया कीजिए कि क्लास ना छूटे, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे मजे की बात यह है कि आप कहीं से पढ़ सकते हैं। तो आप क्लास मत छोड़ा करो, आप सब क्लास बहुत छोड़ते हो, तो ये गलत बात है। ज्यादा क्लास आप छोड़ेंगे तो आप ही को दिक्कत होगा, मुझे क्या, है ना। तो कोशिश किया कीजिए कि क्लास आपका एब्सेंट ना हो। चलिए, मैंने क्या कहा था कि एक सदिश को निरूपित करनी है, राइट। तो सदिश को निरूपित करनी है अगर ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि मतलब ग्राफिकल मेथड से, तो कैसे करेंगे? तो आप मुझे बताओ, जो मैं अभी बताने वाला हूं वो कुछ नई बात नहीं है, ये सामान्य जीवन में आप हजारों जगह पे ऐसा देखते हैं। यहां तक कि एक दुकान वाला भी इस चीज को यूज करता है। जैसे एक चीज आप समझो, आपने अगर कभी देखा हो तो मान लीजिए कि ये कोई ना NH है, नेशनल हाईवे, इधर बगल से एक रास्ता जा रही है। देखिए, इस बगल से मान लीजिए किसी मोहल्ले का एक रास्ता जा रहा है और यहां से बस 10 कदम हटके एक दुकान है, ठीक है। मान लो किसी भी चीज का दुकान है, एक शॉप है, शॉप का नाम है A। चलो आगे जाके फिर दूसरा शॉप भी है, लीजिए ये दूसरा शॉप है और इसका नाम है B। तो आपको पता है कि जब किसी गली में अंदर जाके, किसी गली में आप देखेंगे कि अगर अंदर जाके कोई शॉप है तो वो लोग क्या करते हैं पता है? मेन सड़क पे ही एक बड़ा सा ना ऐसे बैनर लगा देते हैं और इस बैनर में मान लीजिए कि उन्होंने एक ऐसा बैनर लगाया और बैनर में उन्होंने ऐसे लाइन दर्शा दिया। कभी देखे होंगे आप बहुत जगह पे, जब कोई दुकान अंदर चली जाती है या कहीं पर कुछ ऐसा होता है तो इस टाइप से एक लाइन बना दिया जाता है। आप मुझे बताओ, क्या ये बिल्कुल आपको कॉमन नहीं लग रहा है जो हम यूज करते हैं? क्या है ये? वेक्टर ही है। मान लीजिए किसी गली के अंदर कोई शॉप होती है तो देखा आपने, बड़ा सा बैनर लगा के एक तीर बना दिया जाता है, राइट। तो आपने जो देखा होगा, जो तीर बना दिया जाता है, एक तीर युक्त रेखा बना दी जाती है, मतलब एक रेखा बना के उसके ऊपर तीर लगा दिया गया। क्यों लगाया गया तीर? दिशा बताने के लिए। मतलब वो जो रेखाखंड बनाया गया है वो क्या है? वो एक सदिश का ही निरूपण है। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मैं कोई एक रेखाखंड ऐसे बना दूं तो इस रेखाखंड में जो लंबाई है, क्या बाबू, यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ है, जो इसका लंबाई है, जो इसका क्या है लंबाई, ये लंबाई
ये लंबाई उसका परिमाण है। रेखाखंड की जो लंबाई है वही उस सदिश का परिमाण है। अगर किसी सदिश को निरूपित हम किसी रेखाखंड से करते हैं तो रेखाखंड की जो लंबाई होती है ना वो उसका परिमाण है। क्या है? परिमाण। ये लंबाई किसको दर्शाता है बाबू? परिमाण को। एक सदिश को होने के लिए क्या क्या चाहिए? परिमाण और दिशा। और यहां जो आपने ये तीर देखा है, ये तीर जो देख रहे हैं, ये जो तीर बना हुआ है, ये किसको दर्शाता है? दिशा को। मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी सदिश को हम एक रेखा खींच के भी निरूपित कर सकते हैं। कैसी रेखा? जिसके तीर युक्त रेखा, यानी रेखा या रेखाखंड कह दो, तीर युक्त रेखा कहो या रेखाखंड कहो, मतलब आपके रेखा में तीर बना होना चाहिए। तीर क्यों? दिशा के लिए। क्या उस तीर से ही दिशा का पता लगेगा? आंसर है हां। मान लीजिए ये तीर मैं इधर बना देता, इसका मतलब ये शॉप इधर है, ये तीर इधर बनाया गया, इसका मतलब इस गली में अंदर है। तो आपने देखा होगा, बहुत जगह पे आप देखे होंगे, बहुत कॉमन चीज है ये। कोई भी शॉप अगर अंदर में होती है या कोई शॉप बाहर से अंदर की तरफ चली जाती है तो वो एक बैनर लगा देते हैं और एरो बना के दिखा देते हैं 200 मीटर अंदर। ये 200 मीटर क्या था? उसका मान। और तीर की दिशा क्या है? उसका दिशा। तो जो तीर बनाया गया वो उसकी दिशा है और जो 200 मीटर अंदर लिखा है वो उसका मान है। तो जब भी आप किसी सदिश को ग्राफीय विधि से सूचित करते हैं तो उसको हम हमेशा एक रेखाखंड से दर्शाते हैं और रेखाखंड की जो तीर होती है वो उसका दिशा होता है। रेखाखंड का जो तीर है वो क्या है? उसका दिशा है। और रेखाखंड की जो लंबाई है बेटा वो इसका क्या है? परिमाण। क्लियर है? अब जैसे सुनना, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो रागिनी मुझे बताएगी, यहां पर शॉप ए और शॉप बी है, राइट? मैं यहां इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, आपको जवाब देना है इस बात को। अगर मैं आपसे कहूं टेक्निकली एज अ इंजीनियर, आपको सोच के बताना है कि मुझे ये बताओ, अगर मैं कहता हूं कि शॉप के लिए मुझे बना के दिखाना है एक रेखाखंड और मैं ऐसे बना रहा हूं, एक रेखाखंड मैंने ऐसे बनाया और एक रेखाखंड मैंने ऐसे बनाया। आप मुझे देख के बताओ तो इसमें कौन सा रेखाखंड पल्लवी ए का है और बी का है? अगर मैं इसको मानूं 1 और इसको मानूं 2 तो मुझे बताओ 1 और 2 में कौन सा रेखाखंड ए शॉप के लिए होना चाहिए और कौन सा रेखाखंड बी शॉप के लिए होना चाहिए? कौन सा रेखाखंड आपको लगता है 1 और 2 में कौन सा रेखाखंड शॉप ए के लिए है, कौन सा रेखाखंड शॉप बी के लिए है? या दोनों में से किसी को भी ले लेंगे तो चलेगा? ये भी आपको बोलना है। आपको बोलना है कि नहीं सर 1 जो हम बी के लिए लेंगे या 1 हम ए के लिए लेंगे या 2 हम ए के लिए लेंगे 2 हम बी के लिए लेंगे या दोनों में से किसी के लिए भी कोई भी ले लेंगे। आप बताओ। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं, देख लो। अब बोलो 1 ए के लिए लेंगे? रागिनी ने कहा कि 1 ए के लिए लेंगे सर और 2 बी के लिए लेंगे। क्या किसी को किसी के लिए नहीं ले सकते हैं? मतलब जिसका मन किए 1 का बी ले लिए, ए का 2 ले लिए या 2 का ए ले लिए, 1 का बी ले लिए, क्या किसी का कुछ भी नहीं ले सकते हैं? राज बताओ। अगर मैं 1 के लिए बी ले लूं और 2 के लिए ए ले लूं तो गलत हो जाएगा? यस। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं किसी भी रेखाखंड को किसी भी शॉप के लिए ले सकते हैं या 1 को ए के लिए और 2 को बी के लिए ही लेना पड़ेगा? पल्लवी ने कहा कि नहीं सर, किसी को किसी के लिए नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। रागिनी ने भी यही कहा। सुनना, किसी को किसी के लिए नहीं ले सकते हैं। फिर सर सुनना, ए शॉप इस एनएच से नजदीक है, देखो देखिए यहां पे ध्यान से, जो अपना ए शॉप है उसकी दूरी कम है और जो अपना बी शॉप है उसकी दूरी ज्यादा है। और अभी मैंने क्या बताया था, जो रेखाखंड की लंबाई है वही उसका परिमाण है। तो मुझे बताइए, दोनों तो गली में ही है तो दोनों के लिए तीर तो बिल्कुल सही है, दोनों इसी गली में है तो दोनों के लिए तीर बिल्कुल सही है। लेकिन ए नजदीक है और बी दूर है,
यानी ए का परिमाण कम है और बी का परिमाण ज्यादा है, तो परिमाण का मतलब यहां क्या है बेटा, लंबाई। जिसका परिमाण कम है उसका लंबाई भी कम होगा, जिसका परिमाण ज्यादा है उसका लंबाई भी ज्यादा होगा, हाँ या ना। यानी अगर मैं देखूं 1 और 2 को, तो ए का परिमाण कम है, ए कम अंदर में है और बी ज्यादा अंदर में है, तो बी का परिमाण ज्यादा है, ए का परिमाण कम है। ए का परिमाण कम है, इसका मतलब इन दोनों सदिश में परिमाण का अर्थ होता है लंबाई, तो जिसकी लंबाई कम है उसका परिमाण भी कम होगा। यानी ए का परिमाण, वन का परिमाण मतलब ए का परिमाण कम है, तो इन दोनों सदिश में आपको देखना होगा किसकी लंबाई कम है। ए की लंबाई कम है बेटा, तो 1 के लिए जो 1 है वो शॉप ए के लिए होगा, और जो 2 है वो शॉप बी के लिए होगा। लॉजिक समझ में आया? किसी भी रेखाखंड में उसकी लंबाई का मतलब परिमाण है। जो ज्यादा दूर पे है उसकी लंबाई ज्यादा होगी, जो कम दूर पे है उसको कम लंबाई से सूचित किया जाएगा किसी भी रेखाखंड में। और तीर तो आप जानते हैं, दिशा में तो कोई बड़ा छोटा होता नहीं है। आपको मैं बोलूं कि पूर्व की दिशा ज्यादा है या उत्तर की दिशा ज्यादा है, भाई दिशा तो दिशा है, ज्यादा कम क्या। तो दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों का तीर बिल्कुल सेम। लेकिन ए का दूरी कम है तो ए का लंबाई कम, बी का दूरी ज्यादा है यानी बी का परिमाण ज्यादा है तो बी की लंबाई ज्यादा। यस और नो? अगर आपको यह बात समझ में आ गई थोड़ी बहुत भी, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं और यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब सदिश को ग्राफीय विधि द्वारा निरूपित किया जाता है, तो सदिश को ग्राफीय विधि द्वारा निरूपित किया जाता है किसके द्वारा? रेखाखंड का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सदिश को ग्राफीय विधि द्वारा निरूपित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बाबू? रेखाखंड का। और उस रेखाखंड की जो लंबाई है वो परिमाण को दर्शाती है। दिख रहा है सबको? रेखाखंड की लंबाई क्या है बेटा? परिमाण को दर्शाती है। यस और नो? तथा उसमें जो तीर है वो उसकी दिशा को दर्शाती है। तो जिसकी लंबाई ज्यादा होगी समझ जाना उस सदिश का परिमाण ज्यादा है, जिसकी लंबाई कम होगी उस सदिश का परिमाण कम है। तो आ जाइए, अगर आपको ये समझ में आ गया, उसी के आधार पे आपको ये एग्जाम्पल दिया गया था, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी कि नहीं? थोड़ी सी बात समझ में आ गई? ये ऐसे बना हुआ था, ठीक है? देखिए, अच्छा मैं क्या बताया हूं कि एक रेखाखंड में जो उसकी लंबाई है बेटा वो परिमाण को दर्शाता है और जो तीर है वो दिशा को। चलो देखो, बच्चे बोले सर फिर से एक एग्जांपल बताइए। देखिए, अगर मैं कहूं कि एक सदिश है ये ए वेक्टर, और मैं कहूं कि एक सदिश है ये बी वेक्टर, रागनी मुझे बताओ इन दोनों में किसका परिमाण ज्यादा है? दिशा तो दोनों का सेम है, परिमाण किसका ज्यादा है बताइए? ए और बी में परिमाण किसका ज्यादा है आप ही बताओ? जिसकी लंबाई ज्यादा उसका परिमाण ज्यादा। ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण अगर देखा जाए तो किसका ज्यादा है? रागनी आप बताओ। बिल्कुल सही बोल रही है काजल, यस, जिसकी लंबाई ज्यादा उसका परिमाण ज्यादा, जिसकी लंबाई कम उसका परिमाण कम। तो ए की लंबाई ज्यादा है। अच्छा, परिमाण को कैसे सूचित करते हैं याद है आप लोग को? परिमाण को सूचित करते हैं या तो सिंपल लेटर से या तो उसके मॉड से। ए का मॉड और बी का मॉड, बोलो दोनों में कौन ज्यादा? ए ज्यादा, तो ऐसे लिखेंगे ए का मॉड ज्यादा है बी के मॉड से। मॉड मतलब परिमाण, परिमाण को ऐसे लिखते हैं ना, ए का परिमाण ज्यादा है बी के परिमाण से। कैसे पता लगा? लंबाई को देख के, जिसकी लंबाई ज्यादा उसका परिमाण ज्यादा, जिसकी लंबाई कम उसकी परिमाण कम। सिंपल। अगर मैं कहीं पे लंबाई ज्यादा डालूंगा तो समझ जाना इस सदिश का परिमाण ज्यादा है, कहीं पे मैं लंबाई कम रखूंगा तो समझ जाना सदिश का परिमाण कम है। यही छोटा सा कंसेप्ट है, हाँ या ना? तो दोनों की तीर तो मैंने सेम बनाई है, तो तीर दोनों का सेम है, सेम है मतलब दिशा दोनों का सेम है। तीर बताता है दिशा। अच्छा बोलो तीर किसका ज्यादा, आई मीन दिशा किसका ज्यादा? दिशा तो सेम है,
दिशा बताता है तीर, तो तीर दोनों का सेम मतलब दिशा सेम, और लंबाई बताता है उसका परिमाण, जिसकी लंबाई ज्यादा उसका परिमाण ज्यादा। डन। चलिए, तो यही ध्यान रखना है कि किसी भी रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को सूचित करता है, और वो जो तीर होती है उसके दिशा को सूचित करता है। और इस तरीके से परिमाण और दिशा दोनों आ गया तो इसे हम क्या बोलते हैं? सदिश। तो एक सदिश को रेखाखंड से भी निरूपित करते हैं, जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में यहां वहां जहां तहां जो शॉप होते हैं, मतलब जो दुकान होती है, वहां पे भी आपको दिख जाएगा। ये बहुत कॉमन है, आपको हर गली मोहल्ला में कहीं ना कहीं आपको इस टाइप का बैनर में बना हुआ दिख जाएगा, है कि नहीं है? तो ये याद रखना है ना? अपने कोचिंग के लिए भी जो बैनर बना हुआ था उसमें भी जो मेन गेट पे लगाया जाता है वहां पर भी वो एरो बना हुआ था। तो सिंपल है कि इस तरफ है, उसको दर्शाने के लिए बनाया जाता है, राइट? चलिए, तो ऐसे निरूपित किया था, याद रखिएगा। एक और बात, इस रेखाखंड में इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं बाबू? टेल। टेल मतलब पुछ, पूंछ भी बोल सकते हो, और इसको बोलते हैं शीर्ष यानी हेड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्ष। देख लीजिए, तो जो रेखाखंड होती है उसमें जहां तीर बना होता है उसको हेड कहते हैं, जो पीछे वाला पार्ट होता है उसे टेल कहते हैं। तो हेड और टेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेल कहलाता है, ये हेड कहलाता है, ध्यान रखिएगा। हेड टेल के नाम से भी जानते हैं। तो जो इसका ये पीछे वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये कहलाएगा टेल, जिसको पुछ कहेंगे या पूंछ भी कहते हैं, और इसको कहते हैं हेड यानी जिसको शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो एक रेखाखंड में ये दोनों नाम भी है, ध्यान में रखिएगा बस। ओके, तो किसी भी रेखाखंड को निरूपित करने के लिए क्या करते हैं, समझ में आ गया? किसी भी सदिश को रेखाखंड से निरूपित किया जा सकता है, उसकी लंबाई परिमाण होती है और तीर दिशा होता है। उसमें जो पीछे वाला पार्ट होता है उसे टेल, और जो आगे वाला पार्ट होता है तीर वाला पार्ट उसको हेड कहते हैं, है ना? तो जहां तीर बना होता है वो हेड, और जहां तीर नहीं बना होता है वो टेल। चलिए, अब ये छोटा सा कंसेप्ट था, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं सदिशों के दिशा का निरूपण। ठीक है, तो सदिशों के दिशा को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे लिखा रहता है, बट मैं आपको जो भी एक दो तरीका है दोनों बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको बोलूं, पहले तो इतना ध्यान रखना है सभी बच्चों को कि अगर मैं आपको ऐसा कुछ बना के बताऊं, इधर की दिशा क्या होती है जानते हैं? ईस्ट। इसको पहले याद करेंगे। इधर की दिशा वेस्ट, इधर की दिशा नॉर्थ, और इधर की दिशा साउथ। ईस्ट का मतलब पूर्व, नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा, है ना? वेस्ट का मतलब पश्चिम, और साउथ का मतलब दक्षिण। ये छोटा मोटा दिशा आपको पता लग गया। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इधर ई लिख लेंगे, इधर एन लिख लेंगे, इधर डब्ल्यू लिख लेंगे, इधर एस लिख लेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो आपको पता है जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको दिशा ऐसे ही लेना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना? तो इस तरीके से आपको दिशा को लोकेट करना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। देख लीजिए, ठीक है। अब सुनो, अब किसी भी सदिश में कैसे बना रहेगा तो उसको भी देख लीजिए। अगर मैं कहूं अगर मैं आपसे कहूं एक सदिश है इधर की तरफ, यह है कोई सदिश ए, तो आप मुझे बता सकते हो ए वेक्टर की दिशा क्या लिखेंगे आप? बहुत इजी है, दिशा लिखना सिखा रहा हूं। अगर ऐसे बना हुआ एक वेक्टर, इस तरीके से बना हुआ एक वेक्टर, तो आप मुझे बताओ इस ए की दिशा क्या कहोगे? इसको हम लोग कहेंगे पूर्व की ओर। मतलब कहीं पर ऐसा लिखा हो तो इस तरीके से
आप इसको लोकेट करेंगे। ओके, यस और नो? पूर्व की ओर सोचो, अगर कोई ऐसे बना हो सदिश, कोई आपको ऐसे बना के दे दे, एक सदिश है इस पे ऐसे इस तरीके से, इसका नाम दे दिया मैंने बी वेक्टर। कोई आपसे पूछे बताइए बी वेक्टर की दिशा, क्या लिखेंगे आप? बी वेक्टर की दिशा, यस, दक्षिण की ओर। है ना? इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ड्यू साउथ, ऊपर वाले को ड्यू ईस्ट, है ना? कोई आपको ऐसे बना के दे दे एक सदिश सी वेक्टर, बोले इसका दिशा बताइए। सी वेक्टर की दिशा कोई आपसे पूछे, क्या लिखेंगे? पश्चिम की ओर, बिल्कुल सही। तो लिख लीजिए मेरे साथ सब लोग, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं ड्यू वेस्ट, आप ऐसे भी इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। सीख लीजिए, दिशा को इंग्लिश में भी लिखना सीखिए, है ना, क्योंकि आसान होता है। और बताइए, कोई आपको बोले डी वेक्टर की दिशा, ऐसे बना के दे दे डी वेक्टर, ओके, इसको क्या लिख सकते हैं? ड्यू नॉर्थ, या फिर आप उत्तर की ओर भी लिख सकते हैं। हो गया। तो इस तरीके से भी आप दिशा को निरूपित कर सकते हैं। कौन सा दिशा दिया हुआ है, जो दिया रहेगा उसको एकदम फॉर्मल तरीके से आप लिख सकते हैं, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, जैसे मर्जी लिख लीजिए। यस और नो? तो इस तरीके से हम लोग इसको सूचित कर सकते हैं। डन? चलिए, अब क्वेश्चन है कि अगर इन दोनों के बीच में दे दे, ये वाला तो आपने कर लिया, अब आ जाओ अगला, सुनो जरा। अगर आपको इन दोनों के बीच में दे दिया, अब क्या करोगे? कालिया, ऐसे, ये लो, फिर से ये ए वेक्टर, और ये दे दिया आपको मान लीजिए 30 डिग्री। अब ये क्या था अपना? पूर्व यानी ईस्ट। ये क्या था अपना? पश्चिम यानी वेस्ट। ये क्या था अपना? नॉर्थ यानी उत्तर। और ये क्या था अपना? दक्षिण यानी साउथ। अब कोई आपको ऐसे दे दे, आप क्या बोलोगे? काजल ने बोला सर इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व। अच्छा ओके, चलिए देखते हैं क्या बोलेंगे। कोई आपसे पूछेगा, अब देख लीजिए, दिशा में बहुत गलतियां होती है, तो कृपया दिशा को जरा ध्यान से सीखें। अगर कोई मुझे बोलेगा ए वेक्टर की दिशा बताओ, ठीक है, पहले तो आप इंग्लिश में सीख लो। क्या करेंगे सुनना, ये यहां से ऐसे गया है ना, किसके किसके बीच में है? पहले देखो, उत्तर और पूर्व के बीच है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच है ना। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कोण 30 डिग्री। क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। और मुझे बताओ ये 30 डिग्री किधर की तरफ गया है? ये वाला वेक्टर को जाने के लिए पूर्व के साथ ऐसे दिया हुआ है ना ये तीर, तो ये किधर की तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। तो जिसके तरफ जा रहा है वो पहले लिखेंगे। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये जो ए सदिश है, पहले देखो किसके किसके बीच है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच है ना। अब ये तीर किधर दिया हुआ है? तीर दिया है ईस्ट के साथ, और जा किधर की तरफ रहा है? इस वेक्टर तक जाने के लिए क्या ईस्ट से वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है? तो जिसके तरफ जा रहा है वो पहले लिखेंगे। नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो पहले लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ।
और फिर ऑफ, और जहां से एंगल बना है वो बाद में। यानी ये जो एंगल बना हुआ है वो बाद वाले के साथ होगा। 30 डिग्री एंगल जो बना है जो बाद में लिखा होगा उसके साथ बनेगा। यानी 30 डिग्री का एंगल ईस्ट के साथ बना हुआ है और नॉर्थ की तरफ जा रहा है। 30 डिग्री का एंगल ईस्ट के साथ बनाया और नॉर्थ की तरफ जा रहा है। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। सर थोड़ा हिंदी में ही बता दो, आ जाओ हिंदी में जान लो। हिंदी में आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री, चलो थोड़ा पीछे से लिखता हूं, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तर पूर्व। काजल यही लिख रही थी लेकिन उसने लिखा उत्तर पूर्व, लेकिन ये भी तो लिखना है कितना डिग्री, 30 डिग्री उत्तर पूर्व। आप ऐसे लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिखना सिखा दिया। और एक तरीके से और लिखते हैं। सर सब क्यों बता रहे हो? अब देखो आपको सीखना पड़ेगा, सबका नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये किसी भी रूप में लिखा हुआ आ सकता है, तो ध्यान देंगे। क्या होगा एक और, क्या होगा बताओ? पूर्व से किसके साथ कौन बना है? पूर्व से ना, पूर्व से 30 डिग्री, पूर्व से कितना कोण बना है? 30 डिग्री किसके तरफ? उत्तर की ओर। ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, पूर्व से 30 डिग्री किधर की ओर बना है? कौन? उत्तर की ओर। देख लीजिए, पूर्व से 30 डिग्री उत्तर की ओर। हाँ या ना? क्या आपको लिखने आया? नहीं आया तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ऐसे है, ये लीजिए, ये टेढ़ा बन जा रहा है तो आप समझ लो। चलो मान लीजिए ये बी वेक्टर है, एंगल इधर है कितना? 60 डिग्री। चलो खुद से लिखो, तो खुद से लिखिए आप। बी वेक्टर की दिशा सभी बच्चे अपने कॉपी में खुद से लिखेंगे, सारा लिखो फिर मेरे साथ मैच करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी अच्छे को मतलब किसी भी अच्छे क्वेश्चन को करने के लिए दिशा आपको लिखने आना चाहिए। तो हर तरीके से बता दिया हूं, सिंपल भी नॉर्मल भी किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ आ सकता है, बट अक्सर ज्यादातर ऐसा वाला फॉर्म यूज किया जाता है और इंग्लिश में ये वाला फॉर्म यूज किया जाता है ज्यादातर। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना, या ऐसे लिख देगा पूर्व से 30 डिग्री उत्तर की ओर, इसे ध्यान देना है। चलो बी की दिशा बोलो क्या लिखेंगे? इंग्लिश में पहले लिखते हैं 60 डिग्री, पहले कौन लिखा जाता है? किधर की ओर, किसके साथ एंगल बन रहा है? वेस्ट के साथ। किसके तरफ? इधर, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो उसके तरफ बन रहा है ना, उसके तरफ बन रहा है, मतलब नॉर्थ ऑफ वेस्ट। या आप इसको लिख सकते थे 60 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, या आप इसको हिंदी में लिख सकते थे 60 डिग्री नॉर्थ का मतलब उत्तर, वेस्ट का मतलब पश्चिम। या आप इसको लिख सकते थे किसके साथ? पश्चिम से 60 डिग्री उत्तर की ओर। क्या थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आया, या आपको सभी लिखने आ गए? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही लिखा था पल्लवी ने। एक बात का ध्यान देना, जब इंग्लिश में लिखेंगे तो पहले एंगल लिखेंगे, ओके सर, फिर क्या करेंगे? एंगल लिखने के बाद, अरे पहले एंगल लिखेंगे, एंगल लिख लिए, फिर एंगल लिखने के बाद ये किसके तरफ जा रहा है? उत्तर की तरफ, तो उत्तर यानी नॉर्थ लिखेंगे, और फिर ऑफ किसके साथ है? वेस्ट के साथ है। याद रखना एंगल जहां लिखा गया है वो हमेशा बाद वाले के साथ होता है। एंगल वेस्ट के साथ बना हुआ है, वेस्ट के साथ ये एंगल 60 बना हुआ है। चलो एक और। सर एक एक करके कितने करवा दोगे? प्रैक्टिस ही तो करना है, कहीं जाने की हड़बड़ी थोड़ी है।
चलिए कितना ले ले, चलो 20 डिग्री, आ जाओ 20 डिग्री है बाबू, लिखो जल्दी से। सी वेक्टर की दिशा, सीख लीजिए, आज मेन काम हो गया। जितने भी निरूपण है, जितना भी दिशा है, सब हमने सीख लिया। बस इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कुछ सदिश के जो गुण होते हैं वो, और फिर क्या, फिर सदिश कितने प्रकार के होते हैं, और फिर इसके बाद उसको कैसे जोड़ा, घटाया, गुना किया जाता है। सदिशों का भाग तो करना है नहीं। चलिए, सी की दिशा अंग्रेजी में पहले लिखो, 20 डिग्री साउथ और वेस्ट के बीच में है। देखो साउथ और वेस्ट के बीच में दिख रहा है सबको, साउथ और वेस्ट के बीच में है। किधर की तरफ जा रहा है, जिधर की तरफ जा रहा है वो पहले लिखेंगे, 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, या फिर आप लिखेंगे 20 डिग्री वेस्ट साउथ, या फिर इसको हिंदी में लिखेंगे 20 डिग्री वेस्ट का मतलब पश्चिम, दक्षिण, साउथ का मतलब दक्षिण, या फिर इसको और एक तरीका से लिखेंगे, किसके साथ, दक्षिण के साथ कौन बना रहा है ना, दक्षिण से 20 डिग्री, दक्षिण से 20 डिग्री पश्चिम की ओर। दक्षिण से 20 डिग्री पश्चिम की ओर, देख लीजिए, बिल्कुल सही जवाब दिया था पल्लवी ने, काजल ने, वेल डन, वेरी गुड। चलो, जब हर तरफ भर ही दिए हैं तो एक और अलग कलर का रंग लेके ये लो, और इधर भी कर ही दो, अच्छा लगेगा देखने में। लो, डी वेक्टर इसको मान लो, इधर के एंगल को 50 डिग्री मान लो, और जल्दी से दिशा लिख दो, जल्दी से लिख दीजिए, डी वेक्टर की दिशा। चलिए रफ्तार में लिख दीजिए तो, और दिशा सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। सिर्फ सीखना मैटर नहीं करता है, याद भी रहना चाहिए। और जितने भी बच्चे हो सभी रेगुलर लाइव क्लास कीजिए, नहीं करेंगे आप जानिए अपना क्या। जल्दी से बताओ, बस हो गया खत्म। डी वेक्टर की दिशा, डी है ना सर, 50 डिग्री, वेल डन। किधर की तरफ जा रहा है ये, किसके किसके बीच में है, पूर्व और दक्षिण के बीच, ईस्ट और साउथ के बीच। तो किधर की तरफ जा रहा है ये, साउथ की तरफ, 50 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट के साथ 50 डिग्री का कोण बन रहा है, या फिर इसको लिख सकते हैं 50 डिग्री साउथ ईस्ट, या आप इसको लिख सकते हैं 50 डिग्री दक्षिण पूर्व। ओके सर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं लेकिन जगह ही नहीं बचा, चलिए एडजस्ट कर देते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बाबू, या आप इसको लिख सकते हैं किससे, पूर्व से 50 डिग्री दक्षिण की ओर। तो सभी बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा था। अगर आप सीख गए तो फटाफट एक दो क्वेश्चन करके दिखा दो, बस कहानी खत्म। इतना सा ही कंसेप्ट था, छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट, बस हो गया। तो ये याद भी रखिएगा, बहुत डिटेल में और अलग अलग तरीके से लिख के मैंने बताने की कोशिश की है, तो जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें, फिर सबने लिख ही लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से करके बताओ तो, जल्दी से एकदम रफ्तार में करके बताओ। उत्तर से
30 डिग्री पूर्व में 20 मीटर के विस्थापन को आलेखीय निरूपण कीजिए। कीजिए जल्दी से, कीजिए कीजिए। सबसे पहले आ जाओ, ये मैं पहली बार ही यूज कर रहा हूं तो कुछ टेक्नोलॉजी का यूज कर लेते हैं। पहले ये इतना पतला रहेगा क्या? पता नहीं इसकी थिकनेस। चलिए पहले ये बना लीजिए। ओके, अब इसमें आपको दिखाना है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में। पहले तो सबका नाम लिख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, उत्तर से 30 डिग्री, उत्तर किधर गया? उत्तर से 30 डिग्री, उत्तर से, यही ना उत्तर, नॉर्थ। तो उत्तर से 30 डिग्री, एक उत्तर का चर्चा है और एक पूर्व का चर्चा है, तो उत्तर पूर्व के बीच में पहले एक आप ऐसे बना लो वेक्टर। बना लिए सब लोग? सर इन दोनों के बीच क्यों बनाए? क्योंकि यहां पर उत्तर लिखा है, यहां पर पूर्व लिखा है, तो उत्तर पूर्व के बीच में बना लीजिए। अब उत्तर से है 30 डिग्री, तो उत्तर से 30 डिग्री बना के दिखा दीजिए। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, खत्म। उसको बोला है बताइए बना के, तो बना दिए। विस्थापन बोला है, विस्थापन का मतलब एक सदिश होता है, विस्थापन एक सदिश राशि है ना। 20 मीटर लिखा है, वो बोला है 20 मीटर मतलब जब आप सदिश बनाएंगे तो उसका कुछ परिमाण भी तो होगा, उसके लिए है। क्या यही आंसर था सबका? उत्तर पूर्व, पहले उत्तर पूर्व बना लिए, उत्तर ये पूर्व ये, उसके बीच में बना दिया एक रेखा, और उत्तर से 30 डिग्री है तो उत्तर से 30 डिग्री दिखा दिए। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री, अंग्रेजी में लिखना हो तो 30 डिग्री क्या? 30 डिग्री किधर की तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ। मैं साउथ क्यों लिख रहा हूं? ईस्ट नॉर्थ, या 30 डिग्री पूर्व उत्तर, या 30 डिग्री मतलब उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की ओर। सबका आ गया था? आ गया था तो अगला एक और क्वेश्चन कर लो, बस हो गया लास्ट। इसमें क्या मैं कराऊं, तो टाइम पास है। बनाइए, पहले ये लाइन खींच लीजिए, ईस्ट वेस्ट। जब भी क्वेश्चन दूं तो ये काम कर लिया करो, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दीजिए पहले। अब क्या है? दक्षिण से 60 डिग्री पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम को टारगेट पे लो, दक्षिण पश्चिम इनके बीच में बनाना है। और दक्षिण से 60 डिग्री, दक्षिण से, ये दक्षिण है ना, दक्षिण से ये जो है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री। दक्षिण से 60 डिग्री पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिम रहे तो दक्षिण पश्चिम का पहले टारगेट पे ले लो और बना दो। दक्षिण पश्चिम बना दिए। 60 डिग्री दक्षिण के साथ है, दक्षिण के साथ 60 डिग्री। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, या फिर 60 डिग्री वेस्ट साउथ, है ना। तो ये सब लिख लीजिए। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप हिंदी में? 60 डिग्री पश्चिम दक्षिण। हो गया। तो यही छोटा मोटा कंसेप्ट है, याद रखेंगे, बस कहानी खत्म। ओके, तो इतना बस आप याद रखें और जो आपको बताया गया है उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो सीख गए आप लोग, इंग्लिश में भी लिखना सीख गए, हिंदी में भी दो दो विधि से लिखना सीख गए। जैसे भी आपको क्वेश्चन दिया जाए आप कीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाता है, तो इसीलिए मैंने उसी टाइप से आपको दिया है। राइट, बस खत्म। तो फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना, सदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या उसका कुछ महत्वपूर्ण गुण कि सदिश में क्या क्या होता है, और फिर इसके बाद सदिश कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे, और दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। अगले क्लास का टारगेट इतना। तो बस मिलते हैं फिर अगले क्लास में, इतना ही, तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, चलिए बाय। रिवीजन करते रहिएगा और आप सब रेगुलर क्लास कीजिएगा लाइव। ओके।
सभी बच्चे। ठीक है राज, बहुत दिन बाद तुम आए हो, क्लास लाइव एकदम करनी है हर दिन। ओके जी, बाय।